तो लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे कि हम लोग दो ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, ताकि ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करे। तो ये एक सिंगल एम्पलीफायर है, इधर ये एक दूसरा इंडिविजुअल एम्पलीफायर है। अगर हमको मल्टी स्टेज बनाना है तो दो स्टेज को कनेक्ट करना होगा, तो हम लोग यही करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टर है, बहुत सारा कैपेसिटर है, सबका वर्किंग हम लोग बताए थे। R1 R2 जो है वो क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग फॉर्म करने के लिए जो कैपेसिटर लगता है वो है। इनपुट कैपेसिटर का काम क्या है, ये है। एमिटर बाईपास क्या करता है, एक लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है हमारे इस आउटपुट सिग्नल को। कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, ये दो स्टेज को कनेक्ट करता है। इसका पहला काम क्या है कि अगर आउटपुट में थोड़ा सा भी कोई डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो उसको नेक्स्ट स्टेज तक जाने नहीं देगा। ठीक है, अगर डीसी को ब्लॉक नहीं करेंगे और मान लो कि कुछ थोड़ा सा भी सिग्नल कंपोनेंट जो डीसी है वो अगर इसमें चला जाएगा, इसके बेस में, तो क्या होगा, ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर का बायसिंग चेंज कर देगा। और बायसिंग चेंज ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। बायसिंग चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे रीजन ऑफ ऑपरेशन चेंज हो सकता है। तो एम्पलीफायर के लिए हमको हमेशा एक्टिव रीजन में रहना होगा। अगर सैचुरेशन या कट ऑफ में चले गए तो फिर वो स्विच की तरह काम करेगा। इसीलिए हम लोग का बायसिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू रहता है इसमें, ट्रांजिस्टर के केस में। और क्या करता है ये, अगर ये जो कपलिंग कैपेसिटर है इसको हम नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे करके देंगे तो क्या होगा, ये RC और R1 ये पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, RC पैरेलल R1। तो अभी क्या होगा कि जो ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा वो लो हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। लेकिन एक एम्पलीफायर के लिए हमको क्या चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा, ये जो सेकंड वाला स्टेज है वो देखेगा कि उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो है। क्यों, बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ RC एंड R1। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आता है हमारा इसके केस में, अगर हम लोग कपलिंग कैपेसिटर नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। ये वाला स्लाइड सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है और कैपेसिटर हम लोग क्यों लगाए हैं वो बता रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन हम पहले ही हम लोग बता चुके हैं। फर्स्ट क्या है, एसी इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, इट गेट्स एम्पलीफाइड एंड अपीयर्स एट द कलेक्टर लोड RL। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इनपुट है ये बेस पे अप्लाई हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के, ये एम्पलीफाई होता है और कहाँ पे आता है, ये लोड। अब इसको तुम RC कहो या RL कहो, इस डायग्राम में RL है तो इसको RC ही कह लो। ट्रांजिस्टर के केस में हमारा जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो यही कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अभी हमको जो भी एम्पलीफाइड यहाँ पे मिला आउटपुट, अब क्या होगा, इट इज देन पास थ्रू कपलिंग कैपेसिटर टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे हमको एम्पलीफाइड आउटपुट मिला, लेकिन हमको और ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस एम्पलीफाइड आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में देंगे। किसके थ्रू, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू। डायरेक्ट क्यों नहीं देंगे, ये हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, अब ये वाला जो आउटपुट था वो इसके इनपुट में चला गया। अब क्या होगा, द एम्पलीफाइड आउटपुट अगेन अपीयर्स अक्रॉस इट्स कलेक्टर लोड। अब इस ट्रांजिस्टर में भी जो इनपुट जा रहा है उसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हियर टोटल गेन इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस, बिकॉज व्हेन द सेकंड स्टेज फॉलोज फर्स्ट स्टेज द इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू शंटिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड स्टेज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा सा लाइन है तो इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। मान लेते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का गेन था 10 जब ये अलग से कनेक्टेड था, इसका गेन है 20। तो जब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो गेन कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन मतलब 200 होना चाहिए। लेकिन अगर जब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होगा, अगर जो भी हम इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आउटपुट कितना होगा, 200 टाइम्स ऑफ इनपुट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 200 नहीं होता है, ये हम लोगों को थोड़ा कम मिलता है। लेट्स से 190 मिला। ठीक है, गेन ओवरऑल कम हो जाता है। यही यहाँ पे लिखा है कि द टोटल गेन इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। मतलब ये जो लोड रेजिस्टेंस है जब इंडिविजुअल ये रहेगा, मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तब जो RC रहता है, और जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये पैरेलल में थोड़ा आ जाता है ना। तो RC और R1 का जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। शंटिंग इफेक्ट मतलब पैरेलल इफेक्ट, शंट मतलब पैरेलल। ठीक है, अगर कभी बोला कि रेजिस्टेंस आर इन शंट मतलब कि पैरेलल कनेक्शन है, तो शंटिंग इफेक्ट मतलब पैरेलल इफेक्ट।
तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आ जाता है तो अभी क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को ओवरऑल गेन में रिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ओनली द गेन ऑफ लास्ट स्टेज रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या हुआ, मान लो कि अगर हम 3 एम्पलीफायर को लगाएं साथ में, सभी का गेन है 10 10 10, तो ओवरऑल गेन हमको मिलना चाहिए 1000, लेकिन 1000 नहीं मिलता है, लेट्स से 9050 मिला। ठीक है, तो अब इस दोनों का शंटिंग इफेक्ट के कारण इनका ये जो गेन है वो चेंज हो गया, लेकिन लास्ट वाला क्या किसी से कनेक्टेड है? नहीं है, लास्ट में तो किसी भी एम्पलीफायर से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे शंटिंग इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो गेन है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर इसका गेन 10 था तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में भी इसका गेन 10 ही रहेगा, लेकिन हाँ लास्ट वाले के पहले जितना भी है उसका गेन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस घट रहा है, इसको लोडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कि इस एम्पलीफायर में हम लोग लोड क्या कर रहे हैं, ये सेकंड वाले को। ठीक है, तो उसके कारण लोडिंग इफेक्ट होता है, तो जो गेन होता है वो कंपैरेटिवली घट जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और एक और चीज हम लोग सीई एम्पलीफायर जब सीई ट्रांजिस्टर जब पढ़ रहे थे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि फेज रिवर्सल होता है। पढ़े थे ना कि सीई जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब ऐसा एम्पलीफायर जो कि जो इनपुट है आउटपुट हम लोगों को 180 डिग्री फेज शिफ्ट में दे। मतलब अगर इनपुट में हम ऐसा सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में कैसा मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, हम लोग इनपुट जो भी देंगे, ये वाला, ये एक सीई ट्रांजिस्टर है, ये क्या करेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा। फिर ये फेज शिफ्टेड सिग्नल को हम फिर से इसमें दे रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर में, तो एक बार 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ इसके कारण, अब ये सिग्नल फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट जाएगा, तो वापस से ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो हम लोग इनपुट दिए ये, आउटपुट मिला ये। ठीक है, तो अभी फेज शिफ्ट नहीं है दोनों में, सेम फेज है दोनों का, क्योंकि हम लोग 2 ट्रांजिस्टर लगाए। एक ट्रांजिस्टर ये पहला 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, दूसरे ट्रांजिस्टर में दूसरी बार 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब टोटल जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एज वी कंसीडर अ 2 स्टेज एम्पलीफायर हियर द आउटपुट फेज इज सेम एज इनपुट। इनपुट फेज जो था वही आउटपुट फेज भी है, बिकॉज द फेज रिवर्सल इज डन 2 टाइम्स बाय 2 स्टेज सी कॉन्फ़िगर्ड एम्पलीफायर सर्किट। मतलब ये जो फेज रिवर्सल होता है ये 2 बार किया गया, एक पहले ट्रांजिस्टर में, दूसरा दूसरे में। लेकिन अगर वही यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर रहता, तीसरा ट्रांजिस्टर, तब क्या होता, इसके बाद एक बार फिर से 180 डिग्री फेज रिवर्सल होता, तो अब मेरा सिग्नल ऐसा मिलता। तो इनपुट हम ये दिए, आउटपुट ये मिलता, इसका मतलब ये इन्वर्टेड आउटपुट हमको मिलता। लेकिन यहाँ पे 2 ही ट्रांजिस्टर हम लोग लिए हैं, तो हमारा जो भी सिग्नल होगा वो फेज रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें ऑपरेशन में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हाँ बताओ। उसको एक बार फिर से बता दीजिए, ऑपरेशन को एक बार फिर से बता दीजिए, अच्छे से समझ में नहीं आया। ऑपरेशन या फिर फेज रिवर्सल? ऑपरेशन। ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम लोग क्या किए हैं इसमें, ये क्योंकि आरसी कपल्ड है तो इसमें 2 स्टेज को हम लोग कैपेसिटर से कपल किए हैं, ये वाले कैपेसिटर से। ठीक है, कपल मतलब अगर लेमैन में देखो तो 2 ट्रांजिस्टर को हम लोग ज्वाइन किए हैं एक कैपेसिटर से। तो अभी क्या होगा, हम लोग एसी सिग्नल यहाँ पे देंगे इनपुट में। एसी सिग्नल मान लो कि ऐसा है, तो ये एसी सिग्नल क्या करेगा, ये सब अपना अपना काम करेगा। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ट्रांजिस्टर का बाइसिंग रहेगा। तो ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़े हैं कि इनपुट देते हैं बेस पे और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। ठीक है, और एमिटर कॉमन रहता है, तो कॉमन एमिटर में इनपुट हम लोग बेस पे दे दिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, इनपुट सिग्नल बेस पे चला गया, आउटपुट कहाँ मिलेगा हमको, कलेक्टर पे मिलेगा। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है, हम लोग इसको बायस ही इस तरह किए हैं कि इसका जो ये इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस हो, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस हो, तो ये एक्टिव रीजन में रहेगा। और कोई भी ट्रांजिस्टर जो एक्टिव रीजन में है वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम इसके इनपुट में एसी सिग्नल दिए हैं तो आउटपुट में हमको कौन सा सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा। प्लस ये कॉमन एमिटर क्या करता है,
सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। तो अगर ये सिग्नल मेरा ये 5 वोल्ट का था, ये -5 का था, अब ये जो पॉइंट है इस पे हमको सिग्नल कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाई भी रहेगा। तो अभी क्या हुआ, ये 5 वोल्ट मान लेते हैं कि 10 वोल्ट हो गया, मतलब एम्पलीफिकेशन हुआ, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये इंट्रोड्यूस किया। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब इन्वर्ट होना। तो ये जो चीज पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में आ गया, जो चीज नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब इस आउटपुट को हम वापस से दूसरे स्टेज में दे रहे हैं। हमको यहाँ एम्पलीफिकेशन मिला, डबल एम्पलीफिकेशन मिला, जितना था उसका ट्वाइस हो गया, लेकिन हमको और चाहिए, हम चाहते हैं कि मेरा सिग्नल जो है वो और एम्पलीफाइड हो। तो अभी क्या करेंगे, इसको दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में देंगे। तो दूसरे ट्रांजिस्टर में भी वही है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब बेस पे हम लोग सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल, और कलेक्टर से आउटपुट सिग्नल लेंगे। तो अभी ये जो 10 वोल्ट का इन्वर्टेड सिग्नल है इसको हम डालें इस ट्रांजिस्टर में, सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है उसमें, लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ था और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करके बीच में कपलिंग कैपेसिटर डाले। क्यों डाले ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ ये पॉइंट सी पे जो सिग्नल था वो अभी यहाँ आ गया, ये इनपुट में जा रहा है। अब ये भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एम्पलीफाई करके कहाँ पे देगा, कलेक्टर लोड पे देगा सिग्नल। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कैसा सिग्नल अब मिल जाएगा हम लोगों को, ये भी सी है, तो ये 180 डिग्री फिर से फेज शिफ्ट देगा। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब ये उलट जाएगा, मतलब जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में आ जाएगा, प्लस ये एम्पलीफाई भी कर रहा है। तो अगर इसका मान लेते हैं गेन 3 है इस ट्रांजिस्टर का, तो अब क्या होगा, ये 10 वोल्ट का सिग्नल कितना आउटपुट मिलेगा हमको, 10 वोल्ट का सिग्नल हमको 30 वोल्ट का मिल जाएगा। तो 30 वोल्ट सिग्नल और प्लस इन्वर्जन, तो अभी मेरा सिग्नल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ये 30 वोल्ट होगा, ये -30 वोल्ट होगा, और ये प्लस माइनस। ठीक है, जिसको कि हम लोग आउटपुट ले लेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखे, इनपुट में हम दिए थे 5 वोल्ट का ऐसा वाला सिग्नल जिसका कि पहला वाला हाफ पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। आउटपुट में हमको क्या मिला, 30 वोल्ट का सिग्नल मिला, 5 के जगह 30 वोल्ट मिला, जिसका कि पहला ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्योंकि इसका भी ये पॉजिटिव है, इसका भी पहला वाला जो लोब है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट। क्यों फेज शिफ्ट 0 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फेज रिवर्सल हुआ, 180 डिग्री पहले हुआ, एक बार और 180 डिग्री हुआ, तो टोटल हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, ट्रिगो में पढ़े हो गया, अगर ये 0 डिग्री का लाइन है तो 180 डिग्री ये वाला होता है। तो एक बार फेज शिफ्ट ऐसे हुआ और फिर से यहाँ से फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री का, तो ये वापस से 0 पे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे, कि ये जो ऐसा आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है। ठीक है, स्लाइड में देख लो, हम इतना इतना लिखे हैं, हालांकि एक जो अच्छा स्लाइड होता है उसमें इतना इतना लिखा हुआ नहीं रहता है, वो बस रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम और इससे समझाया जाता है, लेकिन बस तुम ही लोग के कारण हम इतना लिख रहे हैं कि तुम लोग को फिर बुक पढ़ के और नोट्स नहीं बनाना पड़े। ठीक है, तो बुक मत नहीं पढ़ोगे अगर, तो कम से कम स्लाइड वगैरह देखो और जो बताया गया है उसको दिमाग में डालने का कोशिश किया करो। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, किसी भी एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर, इसका मतलब होता है एम्पलीफायर किस लिए यूज करते हैं, गेन के लिए। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब मेरा जो एम्पलीफायर का गेन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब अब जो भी हम इनपुट सिग्नल डाल रहे हैं, तो अगर हम इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कम रखें तो हमको एम्पलीफायर का गेन कैसा मिलेगा, अगर ज़्यादा करें तो गेन कैसा मिलेगा, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अभी इस रिस्पॉन्स में क्या है, एक्स एक्सिस पे मेरा फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज गेन है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हम लोगों को देखना है कि फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ाते हैं तो गेन के साथ क्या हो रहा है। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर एम्पलीफायर है, मान लो इसमें हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आउटपुट आ रहा है, तो गेन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। अब इनपुट का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा क्योंकि हम लोग एसी सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, हर एसी सिग्नल का क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ टाइम पीरियड होगा, तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो अभी इस ग्राफ से हम लोगों का दिख रहा है ये है लो फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है, इधर समझो कि ये थोड़ा सा मिड फ्रीक्वेंसी है, और किलो हर्ट्ज के बाद क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो अभी हम लोग तीनों रीजन को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ को ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि 50 हर्ट्ज के नीचे क्या है, हम लोग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज गेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, मान लो इस फ्रीक्वेंसी पे था तो वोल्टेज गेन इतना था, फिर हम
फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके यहाँ आए तो वोल्टेज गेन थोड़ा सा बढ़ गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया तो वोल्टेज गेन बढ़ा। तो ऐसे करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए वोल्टेज गेन बढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं मेरा वोल्टेज गेन सेम है हर फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरा बढ़ते जा रहा है लेकिन वोल्टेज गेन हमको सेम मिल रहा है। हम लोग 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आ गए लेकिन कोई इंक्रीज नहीं हुआ वोल्टेज गेन में। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 20 किलो हर्ट्ज से और आगे जा रहे हैं, 20 किलो हर्ट्ज से और फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, गेन सेम है, और बढ़ाए तो क्या हो गया, गेन पहले इतना था अब गेन कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं गेन कम होते जा रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया, शुरू में क्या हो रहा था, हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो गेन बढ़ते जा रहा था, फिर गेन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कोई असर नहीं हुआ गेन पे, और उसके बाद और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो गेन कम हो गया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स हुआ इसका एम्पलीफायर का, आरसी कपल्ड का। हर टाइप के कपलिंग का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, तो ये रिस्पॉन्स है आरसी कपल्ड का। ऐसा नहीं है किसी को नहीं आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है ना क्लियर? तो अभी क्या होगा, यही यहाँ पे लिखा है पूरे ग्राफ का समरी कि वोल्टेज गेन डिक्रीजेस फॉर द फ्रीक्वेंसीज बिलो 50 हर्ट्ज। मतलब बिलो 50 हर्ट्ज में क्या है, वोल्टेज गेन कम है, एंड फॉर फ्रीक्वेंसीज अबव 20 किलो हर्ट्ज, मतलब इधर 20 किलो हर्ट्ज के ज्यादा के बाहर और 50 किलो हर्ट्ज से कम, ये दोनों जो रीजन है इसमें वोल्टेज गेन कम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा मैक्सिमम वोल्टेज गेन क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतना दूर जो रीजन है और इतना दूर जो है, इसमें क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज गेन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, whereas the voltage gain for the range of frequencies between 50 Hz to 20 kHz is constant। मतलब ये कांस्टेंट है इस बीच में, कि हम अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो एम्पलीफायर है इसमें हम 50 हर्ट्ज का सिग्नल दें या 100 हर्ट्ज का सिग्नल दें या 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल दें, ये सभी सिग्नल को सेम वोल्टेज गेन से एम्पलीफाई करेगा। अगर ये 20 dB गेन है तो हम कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दें ये सबको सेम गेन से एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, हम लोग चाहते क्या है, हम लोग जब आइडियल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो उसमें यही पढ़े थे ना कि हमारा जो गेन हो वो कांस्टेंट हो। ठीक है, वाइड बैंडविड्थ हो एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में हम लोगों को गेन कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। हम लोग जो मॉड्यूल 1 में पढ़े थे, हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसको रिलेट करने का इससे। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि एम्पलीफायर में क्या क्या डिस्टॉर्शन होता था, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लैट रिस्पॉन्स है तो हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होगा वो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता था कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीफायर अलग अलग गेन से ये करता था, तो उससे क्या होता था, अलग अलग गेन से ये करने में हमारा डिस्टॉर्शन होता था, क्योंकि जब वो सिग्नल को हम ऐड करते थे तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलता था। लेकिन अभी क्या है, फ्लैट रिस्पॉन्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी लो हो या 20 किलो हर्ट्ज तक हो, जो भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहेगा सेम गेन से एम्पलीफाई होगा। इसको म्यूजिक सिग्नल से भी हम लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर गाना है जिसमें कि 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का अगर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है तो वो सारे गाने को ये एक ही गेन से एम्पलीफाई करेगा, तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट ये रहता है कि लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी पे क्यों ऐसा है। मतलब ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल करके ये चीज जान गए कि ऐसा आया, लेकिन हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा ना कि आखिर ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों गेन कम हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे देखते हैं कि अभी हम लोग देखें लो फ्रीक्वेंसी पे गेन लो रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन लो रहेगा, लेकिन ये जो मिडिल वाला फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारा गेन ठीक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम लोगों को चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं एट लो फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, बिलो 50 हर्ट्ज, तो बिलो 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसके पहले ये चीज हम लोगों को देखना है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी तरह कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है। तो XC मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, XL मतलब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग XC के बारे में बात कर रहे हैं। तो XC क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, XC इक्वल्स टू 1/ωc, और ओमेगा क्या होता है 2πf। ठीक है, तो 2πf इंटू C मतलब कैपेसिटर।
अगर ये XL होता, इंडक्टर होता, तो इंडक्टर का क्या होता है, XL इक्वल्स टू ओमेगा एल, मतलब 2πf इंटू एल। तो ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग कैपेसिटिव कपलिंग कर रहे हैं, हमारा इंडक्टर से तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2πfc। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो क्या होगा, जब जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो XC क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पहले कोई चीज 1/2 है, बाद में कोई चीज 1/4 हो गया, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, इसका वैल्यू आएगा 0.5, इसका वैल्यू आएगा 0.25, मतलब ये बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिमिलर वे में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC क्या हो जाएगा, कम होगा, मतलब रिएक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग लो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो लिखा है एट लो फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस सी इन एंड सी सी, मतलब इनपुट कैपेसिटेंस जो था और हमारा कपलिंग कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है वो बहुत हाई होता है। और सही बात है, हमारा कैपेसिटेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो लो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ बहुत कम है, तो अगर एफ छोटा है तो XC बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस बड़ा मतलब इसका जो पावर है अपोज करने का वो बड़ा हो रहा है, ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा। तो अब क्या होगा, रेजिस्ट ज्यादा करेगा तो ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल इज अलाउड टू नेक्स्ट स्टेज। हमारा जो 2 स्टेज होता है उसमें क्या होगा, कैपेसिटिव कपलिंग है, कैपेसिटिव कपलिंग लो फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, अपना इसका रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रिएक्टेंस ज्यादा मतलब कि वो सिग्नल को आगे जाने नहीं देगा, तो क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंस होता है इसलिए बहुत कम ही सिग्नल आगे जा पाता है नेक्स्ट स्टेज तक। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो गेन होता है वो हम लोग को कम मिलता है, क्यों अगर नेक्स्ट यहाँ पे हमको मिला गेन लेकिन नेक्स्ट स्टेज तक सिग्नल जा ही नहीं पाएगा पूरा, ये जो कैपेसिटर है ये लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, सिग्नल को आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो हमको कहाँ से मिलेगा गेन, इसीलिए गेन यहाँ पे कम हो जाता है लो फ्रीक्वेंसी रीजन में। और दूसरा रीजन क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ CE जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर था वो भी हाई होगा। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर रहे लो फ्रीक्वेंसी पे सबका रिएक्टेंस हाई रहेगा। तो ये CE का काम क्या था, बाईपास कैपेसिटर प्रोवाइड्स अ लो रिएक्टेंस पाथ। हम लोग को तो चाहिए था लो रिएक्टेंस, मतलब ऐसा पाथ जिसमें कि कम अपोज हो सिग्नल, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, ये जो लो रिएक्टेंस पाथ है इसका भी वेरी हाई रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, RE को पैरेलल में नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई रिएक्टेंस हो रहा है, इसीलिए गेन जो होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो 2 कारण है, एक तो है कि मेरा जो इनपुट कैपेसिटर और कपलिंग कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस हाई हो जाता है तो इनपुट सिग्नल ज्यादा जा ही नहीं पाता है सेकेंड स्टेज तक। और दूसरा क्या है कि हर स्टेज का ये जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है उसका भी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका शंटिंग इफेक्ट ठीक से नहीं हो पाता है, RE और CE ठीक से शंट नहीं हो पाता है, पैरेलल नहीं हो पाता है, इसलिए गेन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी में भी हम लोग बोल रहे हैं गेन रिड्यूस हो रहा है, क्यों, हाई फ्रीक्वेंसी में तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होता है, तब तो गेन ज्यादा होना चाहिए। तो क्या लिखा है कि एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज लो एंड हेंस अ कैपेसिटर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। ये हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है इसका मतलब है कि वो बहुत सारा करंट या बहुत सारा वोल्टेज जाने देगा। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। As a result, the loading effect of next stage increases, which reduces the voltage gain. तो जब हमारा जो कपलिंग कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तो क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। हम लोग 2 स्टेज के बीच में कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगा कि ऑलमोस्ट ये कैसा बिहेव करेगा कि हम लोग शॉर्ट सर्किट किए हुए। तो हम लोग ये चीज तो पढ़ चुके हैं कि अगर ये CC नहीं रहेगा तो क्या होगा, वही चीज ये वाला केस है कि एट हाई फ्रीक्वेंसी ये जो कैपेसिटर रहता है ये एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करता है। तो फिर हम लोग ये प्रॉब्लम पढ़े हैं ना कि कपलिंग कैपेसिटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो बस वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे लिखना है, इसको कुछ अलग नहीं लिखना है। इसीलिए हेंस द वोल्टेज गेन रोल्स ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी, रोल्स ऑफ मतलब कम होना। ठीक है, और मिड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, मिड फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो हमारा क्या है, जो रिएक्टेंस है वो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो जो कैपेसिटर का वैल्यू है वो, दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो अभी क्या हो रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये जो मिड वाला रेंज है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा कपलिंग जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंस कम होता है, जब XC कम होगा
तो गेन बढ़ेगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं, किसी भी चीज का रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गेन बढ़ेगा। लेकिन गेन इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन दिस लोअर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस द लोडिंग इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, ये समझ में अभी आ रहा है। लो फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ था, हमारा रिएक्टेंस जो है वो बहुत हाई हो गया था, जो एक्सी था वो बहुत हाई हो गया था, इसलिए गेन कम हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सी था वो बहुत कम हो गया था, तो लोडिंग इफेक्ट बढ़ गया, इसलिए गेन कम हो गया। मिड फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, मिड फ्रीक्वेंसी में जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे हमारा गेन बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, लोडिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों क्या करता है, आपस में कांस्टेंट कर देता है। जितना फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, जितना गेन यहाँ से बढ़ेगा इस वाले लाइन से, उतना ही गेन कम हो जाता है लोडिंग इफेक्ट से। तो ये दोनों आपस में, मतलब एक तरफ से वो आगे चलना चाहता है तो ये लोडिंग इफेक्ट क्या करता है, उसको वापस से पीछे ढकेल लेता है। इसीलिए ये जो मिड फ्रीक्वेंसी है इसमें हमको कांस्टेंट गेन मिलता है, ना बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि एक रीजन के कारण गेन बढ़ता है तो दूसरे रीजन के कारण गेन घट भी जाता है। तो ये था मिड फ्रीक्वेंसी का। तो अभी क्लास का टाइम ये हो गया है, खत्म हो गया है, तो तुम लोग जाओ और आज ये वाला जो स्लाइड है या वीडियो है जो भी है उसको एक बार फिर से पढ़ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जो भी नेक्स्ट जो दो कपल एम्पलीफायर बताएंगे उसमें यही सारा चीज फिर से होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये बहुत जरूरी है कि लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स तुम लोग शुरू से ही जानो, नहीं तो फिर आगे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है।